बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास। किरातार्जुनीयम महाकाव्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। किरातार्जुनीयम के रचयिता महाकवि भारवी हैं। भारवी के जीवन वृत्त के विषय में उनका एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम एकदम मौन है। दक्षिण के ऐहोड़ शिलालेख में इनका नाम उल्लेख पाया जाता है। अनुमान यही होता है कि भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। सौभाग्यवश दंडी ने अवंती सुंदरी कथा के आरंभ में अपने पूर्वजों का वृत्तांत कुछ विस्तार के साथ दिया है। लिखा है कि दंडी के चतुर्थ पूर्व पुरुष, जिनका नाम दामोदर था, नासिक के समीपस्थ अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दक्षिण प्रांत में चले गए। अवंती सुंदरी कथा के संपादक पंडित रामकृष्ण कवि ने इन्हीं दामोदर के साथ भारवी की एकता मानी है, अर्थात उनकी सम्मति में भारवी आचार्य दंडी के चतुर्थ पूर्व पुरुष प्रपितामह थे। परंतु जिस वाक्य के आधार पर यह भिन्नता मानी गई थी, उसका पाठ अशुद्ध होने के कारण इस सिद्धांत को बदलना पड़ा है। भारवी दंडी के प्रपितामह नहीं थे, अपितु प्रपितामह के मित्र थे, क्योंकि भारवी की सहायता से ही दामोदर राजा विष्णुवर्धन की सभा में प्रविष्ट हुए। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भारवी दक्षिण भारत के निवासी थे और चालुक्य वंशी नरेश विष्णुवर्धन सप्तम शतक के सभा पंडित थे। भारवी परम शैव थे। यह बात किरातार्जुनीयम के कथानक तथा अवंती सुंदरी कथा के उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होती है। राजाओं के सहवास से जान पड़ता है कि राजनीति के बड़े भारी जानकार हो गए थे। राजशेखर ने लिखा है, कालिदास तथा भर्तृमेट की भांति भारवी की भी उज्जैनी में परीक्षा की गई थी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर इनकी ख्याति बढ़ी थी। भारवी की आत्मपत्र भारवी की संज्ञा थी। कालिदास के साथ भारवी का नाम दक्षिण के चालुक्य वंशी नरेश पुलकेशी द्वितीय के समय के ऐहोड़ के शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख दक्षिण में बीजापुर जिले के ऐहोड़ नामक ग्राम में एक जैन मंदिर में मिला है। इस शिलालेख का समय 556 शकाब्द अर्थात 634 ईस्वी है। शिलालेख की प्रशस्ति पुलकेशी के आश्रित रवि कीर्ति नामक किसी जैन कवि की है। प्रशस्ति के अंत में रवि कीर्ति अपने को कविता निर्माण करने में कालिदास तथा भारवी के समान यशस्वी बतलाता है। गंग नरेश दुर्विनीत के समय के शिलालेख से जान पड़ता है कि दुर्विनीत ने किरातार्जुन के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। टीका लिखना उचित ही था, क्योंकि पूरे महाकाव्य में यही सर्ग सबसे अधिक क्लिष्ट है, क्योंकि भारवी ने इस सर्ग में चित्र काव्य लिखा है। राजा दुर्विनीत का समय विक्रम संवत 538 ईस्वी 481 है। दुर्विनीत के इस उल्लेख से भारवी का समय 450 ईस्वी के आसपास ठहरता है, पंचम शती का मध्यकाल। भारवी की अमर कीर्ति जिस काव्य पर अवलंबित है वह है सुप्रसिद्ध किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य, जो महाभारत के एक सुप्रसिद्ध आख्यान के ऊपर आश्रित है। वन पर्व का कैरात पर अध्याय 38 से 41। द्यूत क्रीड़ा में हार कर युधिष्ठिर द्वैत वन में रहते थे। दुर्योधन की शासन प्रणाली देखने के लिए उन्होंने वनेचर को भेजा। वनेचर पूरी जानकारी प्राप्त कर लौटा और दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन की बातें बतलाई। भीम और द्रौपदी ने युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए उत्तेजित किया, परंतु धर्मराज ने प्रतिज्ञा तोड़ युद्ध छेड़ने की बात कथम अपि स्वीकार नहीं की। इसी बीच में भगवान वेदव्यास जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र पाने के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के हेतु भेजा। व्रत भंग करने के लिए देवांगनाएं भी आई, परंतु व्रती अर्जुन व्रत से तनिक भी नहीं डिगा। भगवान इंद्र स्वयं अर्जुन के आश्रम में आए और मनोरथ सिद्धि के लिए शिव जी की उपासना करने का उपदेश दे गए। अर्जुन ने और भी दत्तचित्त होकर शिव की आराधना की। मुनि गणों के कहने पर शिव ने अर्जुन के तपोबल की परीक्षा करने के लिए किरात का रूप धारण किया। एक मानवी शुकर अर्जुन की ओर भेजा गया। अर्जुन का बाण सुअर का काम तमाम कर पृथ्वी में चला गया। बचे हुए बाण के लिए झगड़ा छिड़ गया। कभी धनंजय की विजय होती तो कभी किरात का पक्ष प्रबल होता। अंततो गत्वा दोनों भाव युद्ध पर तुल गए। गांडीवी के बल से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने स्वयं अपना दर्शन दिया और अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र देकर अर्जुन की अभिलाषा पूरी की। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, जिसमें ऊपर वर्णित कथानक का वर्णन किया गया है, परंतु बीच में कई सर्गों में भारवी ने महाकाव्य के कथनानुसार ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त तथा जल क्रीड़ा का बहुत विस्तार किया है।
पूरा चौथा सर्ग शरद ऋतु, पंचम हिमालय पर्वत, षष्ठ युवती प्रस्ताव, अष्टम सुरांगना विहार तथा नवम सुर सुंदरी संभोग के वर्णन में लगाए गए हैं। किरात में प्रधान रस वीर है। श्रृंगार रस भी गौण रूप से वर्णित किया गया है। वह मुख्य रस का अंगभूत ही है। किरात का आरंभ श्री शब्द से होता है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द आया है। भारवी ने मंगलांतानी शास्त्रानी प्रथनते के अनुसार अंत में मंगलार्थ तक लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। भारवी का काव्य समीक्षा विवेचकों में प्रसिद्ध है। भारवी का काव्य अपने अर्थ गौरव समीक्षा विवेचकों में प्रसिद्ध है। भारवी अर्थ गौरवम, अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश कर देना अर्थ गौरव की पहचान है। भारवी ने बड़े से बड़े अर्थ को छोटे से छोटे शब्दों के द्वारा प्रकट कर वास्तव में अपनी अनुपम काव्य चातुरी दिखलाई है। भारवी ने भीम के भाषण की प्रशंसा युधिष्ठिर के द्वारा जिन शब्दों में कराई है वे ही शब्द उनकी कविता के भी यथार्थ निदर्शन हैं। स्फूर्ता न पदय अपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचिता पृथक अर्था गिराम न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। स्फूर्ता न पदय अपाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचिता पृथक अर्था गिराम न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। भारवी की दृष्टि में सत्काव्य के लिए इन बातों की आवश्यकता होती है। पदों की स्फूर्ता अर्थात पदों की स्पष्टता, अर्थ गौरव का स्वीकार, शब्दों की पृथकता अर्थात भिन्न भिन्न अर्थों को बतलाना तथा सामर्थ्य संपत्ति अर्थात पदों के द्वारा अभीष्ट अर्थ की द्योतना, ये शोभन गुण उनके काव्य में विशेष रूप से पाए जाते हैं। भारवी ने कविता के नैतिक तत्वों की ओर भी अपना ध्यान खूब ही दिया है। वे कविता में नैतिक सिद्धांतों का प्रकाशन आवश्यक मानते हैं। इस विषय में उनका व्यवहारिक तथा शास्त्रीय अनुभव इतना प्रौढ़ और परिपक्व है कि उनके वाक्य उपदेशमय होने से पंडित जनों की जीवा पर आज भी नाचा करते हैं। वे जानते हैं कि हितकारक वचन का मनोहर होना नितांत दुर्लभ है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, सब किसी को मनोहर लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह, गुण से ही किसी का आदर बढ़ता है, दैहिक विस्तार से नहीं। गुरुताम नयंती ही गुणा न समहति, प्रियता का कारण परिचय न होकर गुण ही होता है। गुणा प्रियत्वे अधिकृता न संस्तव, सज्जन के साथ विरोध भी विशेष लाभप्रद होता है। वरम विरोधो अपि समम मात्म भी, सेवक का काम मालिक को ठगना नहीं होता, न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी। इन दृष्टांतों के प्रदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि भारवी लोक व्यवहार निष्णांत थे। भारवी की कविता में कोमल भावों की प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता है। किरात अर्जुन काव्य का मूल आधार महाभारत के वन पर्व अध्याय 38 से 41 तथा शिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय 63 से 67 की एक प्रख्यात घटना पाशुपत अस्त्र की अर्जुन के द्वारा प्राप्ति है। परंतु इतनी थोड़ी सी अरुचिर घटना को नवीन कोमल उपादानों से पुष्ट कर रुचिर तथा सरस बनाना भारवी की कला का वैशिष्ट्य है। भारवी की नई सामग्री सर्ग 6 से 10 काव्य के विकास में बाधक न होकर सर्वथा साधक है। इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन की घोर तपस्या पर्वतवासी गुह्यकों को इतना भयभीत बना देती है कि वे इंद्र के पास उपचार के लिए पहुंचते हैं, जो गांधर्वों तथा अप्सराओं को अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए भेजते हैं। ये देव योनि के गण अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करते हैं, परंतु रास्ते में प्रकृति की सुषमा से मुक्त होकर जंगलों में पुष्प चयन में आसक्त हो जाते हैं तथा जल क्रीड़ा में काल यापन करते हैं। अष्टम सर्ग सूर्य के अस्त होने पर रात आती है तथा चंद्रिका की छटा में ये लोग रति लीला में लग जाते हैं। नवमा सर्ग तथा प्रभात होने पर अपने कार्य की सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं और अर्जुन को डिगाने के लिए प्रयत्न करते हैं। 10वां सर्ग देखने में सामग्री पांडित्य का प्रदर्शन भले ही करे, परंतु वस्तुतः वह नायक के चरित्र के उत्कर्ष को द्योतित करती है। इतने प्रभावशाली देवी विघ्नों का विजेता पुरुष सत्य महनीय वीर तथा अभिनंदनीय शूर सिद्ध होता है। फलतः यह नवीन सामग्री अनुपयोगी न होकर सर्वथा उपादेय है। भारवी ने अपने काव्य को अलंकारों से विभूषित करने का खूब प्रयत्न किया है। ऋतु जल क्रीड़ा चंद्रोदय का वर्णन बड़ी सुंदर भाषा में किया है। चतुर्थ सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन इतना नैसर्गिक और हृदय ग्राही हुआ है कि इस जोड़ का दूसरा वर्णन ढूंढ निकालना कठिन है।
अन्य प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन खूब अनूठा हुआ है। उपमा, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग भी उचित स्थान पर किया गया है। भारवी ने चित्रकाव्य लिखने में अपनी चातुरी दिखलाने के लिए एक समग्र सर्ग पंचदशी लिख डाला है। इस सर्ग में सर्वतोभद्र, यमक, विलोम तथा अन्य अन्य चित्रकाव्य की शैली के नमूने पाए जाते हैं। भारवी ने एक अक्षर वाला भी एक श्लोक लिखा है जिसमें न के सिवाय अन्य वर्ण है ही नहीं। ननो नुनो 15वें सर्ग का 14वां पद्य। अतः कहीं कहीं इनका काव्य कठिन सा हो गया, इसलिए मल्लीनाथ ने इनके काव्य को नारिकेल पाक, नारिकेल फल के समान बतलाया है। नारिकेल फल सन्निभम वचो भारवे। इतना होने पर भी इनकी कविता में एक विचित्र चमत्कार है, मनोरम गांभीर्य है, जो पाठकों के हृदय को अपनी ओर खींचता है। राजनीति का भी विशिष्ट वर्णन किरातार्जुनीय में उपलब्ध होता है। द्वितीय सर्ग में भीमसेन और युधिष्ठिर का संवाद राजनीति के गूढ़ तत्वों से भरा हुआ है। अन्य सर्गों में राजनीति के ऊंचे सिद्धांत उचित स्थान पर रखे गए हैं। भारवी में वक्तृत्व शक्ति बड़े ऊंचे दर्जे की है। भारवी का विषय प्रतिपादन वक्ता के दृष्टिकोण को हमारे सामने निर्मल दर्पण के समान रखने में सचमुच समर्थ है। भीम का ओजस्वी भाषण और युधिष्ठिर का सौम्य भाषण सुनकर पाठकों का हृदय वक्ता की ओर बरबस आकृष्ट हो जाता है। भारवी को यह गुण निश्चय ही राज दरबार के संपर्क से प्राप्त हुआ होगा। इस काव्य में इसलिए व्यवहारिक ज्ञान की प्रौढ़ता चमत्कारिणी है। भारवी ने बहुत से छंदों में कविता की है, परंतु सबसे अधिक सुंदरता से वंशस्थ का प्रयोग किया है। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ वृत्त को राजनीतिक विषयों के वर्णन के लिए सबसे उपयुक्त बतलाया है। अतएव कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजनीति के विशेषज्ञ भारवी का वंशस्थ सबसे अच्छा हुआ है। लेखक को तो यही प्रतीत होता है कि भारवी के द्वारा वंशस्थ के सुचारू प्रयोग की सूक्ष्मता के कारण ही संभवतः क्षेमेंद्र ने वंशस्थ को राजनीति वर्णन के लिए उपयुक्त छंद माना है। क्षेमेंद्र ने भारवी की प्रशंसा में एक श्लोक लिखा है, व्रत छत्रस्य सा कापि वंशस्तस्य विचित्रता प्रतिभा भारवे येन सच्छायेन अधिकृता। भारवी की भाषा उदात्त तथा हृदय को शीघ्र प्रभावित करने वाली है। वह कोमल भावों को प्रकट करने में उतनी ही समर्थ है जितनी उग्र भावों के प्रकाशन में। भाषा तथा शैली के विषय में अपने आदर्श का संकेत इस प्रख्यात पद्य में किया है। विविक्त वर्णाभरणा सुख श्रुति प्रसादयंती हृदयानि अपि द्विषां प्रवर्ते नाकृत पुण्य कर्मणाम प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। 14वें सर्ग का 3रा पद्य। पुण्यशाली व्यक्तियों की सरस्वती प्रसन्न तथा गंभीर पदों से युक्त होती है। उसके सुंदर अक्षर पृथक रूप रखते हैं तथा कानों को प्रसन्न करते हैं। वह शत्रुओं के भी हृदय को प्रसन्न करती है। प्रसन्न का लक्ष्य शाब्दी सुषुप्तता है तथा गंभीर का तात्पर्य अर्थ की गंभीरता से है। भारवी की शैली का यही मर्म है। वह प्रसन्न होते हुए गंभीर है। आलोचकों को प्रसन्न करने के साथ ही दुष्ट आलोचकों को भी आवर्जित करती है। मित्र आलोचकों को प्रसन्न करने के साथ ही दुष्ट आलोचकों को भी आवर्जित करती है। फलतः प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारवी की भाषा तथा शैली का द्योतक वर्णनीय मंत्र है। भारवेर अर्थ गौरवम। संस्कृत के आलोचना जगत में भारवी अपने अर्थ गौरव के निमित्त नितांत प्रख्यात हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों की अभिव्यक्ति को हम अर्थ गौरव की कसौटी मानते हैं। अपने अभिव्यंजनीय भावों के स्पष्ट प्रकटीकरण के लिए कवि उतने ही शब्दों को चुनता है जितने उस कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। भारवी का अर्थ गौरव उनकी गंभीर अभिव्यंजना शैली का फल है और इस शैली में शब्द और अर्थ दोनों के सुडौलपन की स्निग्धता है। भारवी गंभीर व्यक्तित्व से मंडित महाकवि हैं। उनकी कविता में भावों की उदात्तता है। मानव हृदय के भीतर प्रवेश कर उनके अंतराल में पनपने वाले भावों के सूक्ष्म निरीक्षण तथा उनके प्रकटीकरण की महनीय शक्ति का अभाव उनकी काव्य कला में भले ही विद्यमान हो, परंतु लोक संबंध तथ्यों के विवरण देने में वे सरलता कृत कार्य हैं। अर्थ गौरव की कमनीयता का उदय श्लेष अलंकार के अभ्युदय के कारण अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। श्लेष अनुप्राणित उपमा का प्रदर्शनकारी यह प्रख्यात पद्य अर्थ गौरव का चमत्कारी दृष्टांत प्रस्तुत करता है। कथा प्रसंगे जनै उदारितात् अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रम तव अभिधानात् व्यथते नतानन सुदुसहान मंत्र पदादि वोर्गः।
कथा प्रसंगेन जनै उदारितात् अनुस्मृता आखंडल सुनु विक्रम तव अभिधानात् व्यथते नता नरः सुदुसहान मंत्र पदादि वोर्गः। जिस प्रकार सांप विश्ववैद्य के द्वारा उच्चरित गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अतएव असह्य मंत्र पद से गरुड़ के पराक्रम का स्मरण कर नतमस्तक हो जाता है, इसी प्रकार जन समूह में चर्चा के अवसर पर दुर्योधन आपका अर्थात युधिष्ठिर का नाम सुनकर इंद्रपुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण कर अपना सिर लज्जा तथा संताप के कारण झुका लेता है। इस पद्य के कतिपय श्लिष्ट पद अधगौरव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तब अभिधानात् तुम्हारे नाम से, त ताक्ष्य गरुड़ तथा वह वासुकी के नाम धारण करने वाला। एक देश के ग्रहण से पूरे नाम का ग्रहण होता है। इस न्याय से तव शब्द ताक्ष्य तथा वासुकी का वाचक माना गया है। आखंडल सुनु विक्रम इंद्र के सुनु पुत्र अर्जुन के विक्रम पराक्रम का स्मरण करने वाला। इंद्र के सुनु अनुज विष्णु के वी पक्षी गरुड़ के क्रम पाद विषेप का स्मरण करने वाला। फलतः सबंश्लेष की महिमा से संपन्न होने के कारण कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों का समावेश इस पद्य को सौष्ठव प्रदान कर रहा है। किरातार्जुन के प्रथम स्तर का 24वां पद्य अर्थ गौरव का सुंदर दृष्टांत है। विष्मो अपि विज्ञायते नय कृतीर्थ पयसाम इव आशय स तु तत्र विशेष दुर्लभ सदुपन्यस्यति कृत्य वर्तम। किरातार्जुन का दूसरे स्तर का तीसरा पद्य। इस प्रकार विषम गंभीर जलाशय सीढ़ी बना देने पर स्नान के योग्य बन जाता है, उसी प्रकार समस्याओं की विकटता के कारण विषम नीति शास्त्र किसी योग्य विद्वान द्वारा आख्यात होने पर सुगमता से प्रवेश किया जा सकता है। इतना होने पर भी वह व्यक्ति विशेष दुर्लभ है जो कार्य के मार्ग का समय प्रतिपादन करता है। शास्त्र का प्रतिपादन सुलभ है, परंतु तदनुसारी व्यवहार का प्रतिपादन दुष्कर है। तीसरा पद्य दूसरे स्तर का चौथा पद्य। परिणाम सुखे करियसी व्यथ के अस्मिन् वत्सी शतोजाम अति वीर्यवती भेषे बहुर अल्प्यसी दृश्यते गुणा। परिणाम सुखे गरियसी व्यथ के अस्मिन् वत्सी शतोज साम अति वीर्यवती भेषजे बहुर अल्प्यसी दृश्यते गुणा। परिणाम में लाभप्रद श्रेष्ठ क्षीण बन वाले रोगियों को पाचन शक्ति की न्यूनता के कारण कष्टप्रद अत्यंत वीर्य से संपन्न अल्प मात्रा वाले रसायन में जिस प्रकार अनेक गुण दिखते हैं, उसी प्रकार परिणाम में हितकर सार गर्भित क्षीण शक्ति वाले व्यक्तियों को संतापकारी अत्यंत ओजस्वी एवं अल्पाक्षर द्रौपदी के वचन में अनेक मर्यादा रक्षण राज्य लाभ आदि गुण पाए जाते हैं। रसायन के गुण का प्रतिपादक यह गंभीर अर्थक पद्य नितांत विशद तथा अंतरंग है। निष्कर्ष यह है कि 12वीं की प्रमुखता वर्णात्मक तथा तार्किक प्रसंगों में विशेष है। लय समन्वित गीति काव्योचित माधुर्य का उनमें अभाव है। वे हिमालय के वर्णन में तथा राजनीतिक समस्याओं के तार्किक समाधान में जितने समर्थ हैं, उतने किसी कोमल भावों की अभिव्यंजना में नहीं। अलंकृत पदावली का विन्यास 12वीं का निजी क्षेत्र है, असंशय तथा चमत्कारी वैशिष्ट्य। 12वीं का संसार का अनुभव उच्च कोटि का है। संसार के सुख दुख की पहचान इन्हें खूब है। वे बड़े मानी प्रतीत होते हैं। उनकी दृष्टि में मान का स्व आत्माभिमान का बड़ा आदर है। द्रौपदी तथा भीम ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्साहित किया है, वह मनन करने का विषय है। कवि के स्वभाव में जितना मान का गौरव है, उससे कहीं अधिक विनय का महत्व है। किरातार्जुन्य में जितने संभाषण मिलते हैं, उनमें कई विशिष्टाचार तथा विनय का उल्लंघन नहीं है। उनके पात्रों में अपने विरोधियों की बातें शांत चित्त से सुनने की क्षमता है। वे अपने पक्ष का मंडन बड़े तर्क से करते हैं तथा अपने विपक्षियों के कथन का भी खूब खंडन करते हैं, परंतु उनमें उद्वेग नहीं दिखता। 12वीं मांगने को बड़ा बुरा मानते थे, इसे वे पंडितों की मर्यादा को भंग करने वाली बतलाते हैं। धिक विभिन्न अबुद्ध से तुम अर्थी नाम। वे जानते हैं कि गुण प्रेम में रहते हैं, वस्तु में नहीं। वसंती ही प्रेमी गुणा न वस्तुनी। सज्जनता के विशिष्ट गुणों का वे मर्म जानते हैं और सज्जनों की वाणी निंदा करना जानती नहीं, केवल गुणों का ही प्रकाश करती है। अयात पूर्वा परिवाद गोचरम सताम ही वाणी गुणम एव भाषते। राजनीति का उनका ज्ञान सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का फल नहीं है, प्रत्युत व्यवहारिक कार्यों के
अवलोकन का परिणाम है। राजनीति के तत्वों का तथा राजदूतों का इतना सजीव वर्णन किरातार्जुनीय में मिलता है कि वह कभी कल्पना हो ही नहीं सकता। वह तो आंखों से देखा हुआ स्वानुभूत यथार्थ वर्णन हो सकता है। भारवी की कविता में गीति में माधुर्य की अपेक्षा वर्णात्मक तथा तर्कात्मक ओज का ही प्राधान्य है। भारवी सुश्लिष्ट पद विन्यास के आचार्य हैं। कालिदास के समान प्रसदमयी विद्यावर्जक पदावली का अस्तित्व इनके महाकाव्य में तो सचमुच नहीं है, परंतु अर्थ गौरवमय पदों का विलास यहाँ पूर्ण मात्रा में है। राजनीति के सिद्धांतों का तार्किक रीति से प्रतिपादन तथा प्रकृति के दृश्यों का मनोहर वर्णन भारवी की भव्य कला के प्रौढ़ अंग है। संसार की विपुल अनुभूति की पृष्ठभूमि पर किरातार्जुनीय में व्यवहारिक तत्व ज्ञान का वर्णन, कवि के अनुभव की विशालता, राजनीति की पटुता तथा कथनोपकथन की चातुर्य प्रदर्शित करने का पर्याप्त साधन है। भारवी में हम बहुत ही बड़ी बातों की आशा नहीं कर सकते, परंतु जितना उन्होंने लिखा है प्रौढ़ता, अनुभूति तथा भावुकता के साथ लिखा है, और यह भारवी की निजी विशेषता है। संस्कृत काव्य की एक नवीन शैली विचित्र मार्ग की सृष्टि करने के लिए भारवी प्रबंध कार्यों के विकास में एक गौरवपूर्ण स्थान धारण करते हैं। भारवी के पात्रों का चित्रण महाभारत की अपेक्षा अपनी विशिष्टता रखता है। भारवी के पात्र मूल महाभारत की अपेक्षा कोमल तथा सौम्य हैं, औदत्य उनमें नहीं है। महाभारत में भीष्म अपने औदत्य के लिए बदनाम है, परंतु भारवी के काव्य में मर्यादा के भीतर ही काम करते हैं। द्रौपदी का चरित्र अपमान से जलने वाली उदात नारी का चरित्र है। मूल में द्रौपदी स्वार्थी के रूप में चित्रित की गई है, परंतु यहाँ वह मनोज्ञ है। शांत युधिष्ठिर के मानस में पांडवों की दुर्दशा का चित्र दिखलाकर युत्साह उत्पन्न करना तथा क्षत्रियोचित मार्ग से विचलित न होने पर आग्रह दिखलाना द्रौपदी का विशिष्ट कार्य है। अर्जुन तो इस काव्य का नायक ही ठहरा, और उसमें समग्र नायक के गुण एकत्र संपिंडित होकर अपने विभूति दिखलाते हैं। इस प्रकार पात्र चित्रण में भी भारवी का वैशिष्ट्य है। यह सच्ची बात है कि भारवी की अनुभूति राजनीति के विषय में बड़ी मार्मिक तथा तलस्पर्शनीय है, परंतु प्रेम के कोमल राज्य में भी उनका प्रवेश कम नहीं था। छोटी परंतु गंभीर अर्थ प्रकाशिनी उक्तियों से भारवी का काव्य भरा पूरा है। पुनरअपि सुलभम तपो अनुरागी युक्ति जिनो नाप्यते अनुरूपः। ऐसी सुंदर उक्ति नास्ति तज्जगति सर्व मनोहरम यत् व्यक्ति विवेकस्थ इस सौंदर्य सिद्धांत से पूर्णतया परिचित थे। वे जानते थे कि भविष्य में उपकार करने वाला उतना प्रिय नहीं होता किसी कृतज्ञ व्यक्ति के लिए जितना कि उपकार का संपादन करने वाला। न तथा कृतवेदी नाम करिष्यन प्रियतामेति यथा कृतावदान। इन्हीं सद्गुणों के कारण भारवी का काव्य इतना लोकप्रिय रहा है। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जावा के साहित्यिक विकास के ऊपर किरातार्जुनीय का प्रभाव विद्वानों के आश्चर्य का विषय बना हुआ है।